में ये थाने जो है आप जानते हैं क्यों मशहूर है, क्यों इसकी ज्यादा जरूरत पड़ी कि आज हम यहाँ पहुंचे। इसलिए क्योंकि इसी थाने से एकनाथ शिंदे बिलोंग करते हैं और यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव और उसमें भी थाने, और थाने से अगर बात की जाए तो वो बहुत जरूरी है। बात इसलिए भी क्योंकि एकनाथ शिंदे के सामने जो है केदार दिघे, वो भी एक कद्दावर नेता हैं। उन सब की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं जो ये जगह है, ये जगह एक्चुअली पार्क है और तालाब है। बहुत शानदार जगह है। रात के अंधेरे में ज्यादा दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, लेकिन पीछे शिवाजी महाराज की स्टैचू है, मूर्ति है, और आप मशाल देख रहे होंगे। जरा ये मशाल दिखाइए, बहुत बढ़िया ये मशाल। आप ये मशाल आप देखिए, ये आप देख रहे हैं तो ये मशाल है जो प्रतीक है उजाले की, और एक उजाला यहाँ पर इस चुनाव में लोग चाहते भी हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बहुत सारी हम बातें करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई से थाने, थाने से आगे और बढ़ेंगे। हो सकता है कल आपको किसी और जगह से हम लोग न्यूज पॉइंट लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नेतागण जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में हैं। आज राहुल गांधी झारखंड में थे, कल महाराष्ट्र में थे, आज झारखंड में थे, लेकिन झारखंड से उन्होंने महाराष्ट्र को भी साधा है और झारखंड को तो साधा ही है। राहुल गांधी आज दो जगह थे, गोड्डा में थे और दूसरी उनकी सभा बोकारो में थी। गोड्डा में उन्होंने फिर से संविधान का मसला उठाया और लाल किताब को लेकर, यानी संविधान का जो पहला पेज है, जिस संविधान को राहुल गांधी लगातार दिखा रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो लाल किताब है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, और इसी पर लगातार वार करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। आज क्या कुछ कहा है, सबसे पहले इसको सुन लेते हैं राहुल गांधी ने। इसी मसले पे आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ महाराष्ट्र से भी, और कैसे, इसलिए मैं राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कैसे वो झारखंड से महाराष्ट्र को भी साध रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले संविधान किताब, लाल किताब सुनिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत, हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा, नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। यह देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है, मोदी जी छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ। सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सीधा एक चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि अगर आपको मिटाना ही है तो इस किताब को नहीं, बल्कि यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी आज कल से ज्यादा हमलावर हैं।
संविधान के मसले पे। कल जितना हमला कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी पे, उससे ज्यादा हमलावर आज नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, मुश्किलें खड़ी कर दी हैं नरेंद्र मोदी के लिए। दूसरी तरफ इसी, क्योंकि ये गोड्डा बहुत ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, गोड्डा से शिवाकांत दुबे साहब हैं, और दुबे जो हैं वो काफी चर्चा, निशिकांत दुबे, जरा मैं नाम भूल रहा था और अच्छा है कि याद आ गया, निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे के बारे में जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार आए तो वही वहां मुख्यमंत्री का चेहरा हो। लेकिन ये गोड्डा दूसरी तरफ से और भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐतिहासिक एक चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर बिजली घर है। जी हाँ, बिजली उत्पादन का जो पावर प्लांट है वो है अदानी साहब का, और इसलिए भी गोड्डा इंपॉर्टेंट है। और इसी गोड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे 2 दिन पहले। तो गोड्डा क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता रहा था। लेकिन उसके बाद एक और भी ऐतिहासिक शहर पहुंचे राहुल गांधी, वो है बोकारो। और बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेज जब चले गए और भारत का उत्थान हो रहा था, नेहरू जी यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय रशिया की मदद से कुछ पावर प्लांट्स स्टील प्लांट्स लगाए गए थे, जिसमें एक बोकारो भी था। इसी बोकारो में राहुल गांधी ने आज जीएसटी की बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की, बात उन्होंने मीडिया की भी की, और साथ साथ वहां से वो महाराष्ट्र को साधते हुए नजर आए। महाराष्ट्र पर भी नजरें उनकी हैं और ये बताते हुए नजर आए। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी को, और बोकारो से क्या कुछ वो पैगाम दे रहे थे। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है, मजदूरों की बात की है, स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे। और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं है। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, उदाहरण देता हूं। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी ने दिया। अब देखना, मैं अब छोटी सी बात कहने जा रहा हूं कि हम हिंदुस्तान, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिया। मैं महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसे देने की बात करूंगा अभी 2 मिनट में, और फिर आज शाम को देखना, इसके बारे में मीडिया में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। और अगर मिलेगा तो कहेंगे देखो राहुल गांधी गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। वहां जाता पैसा, अदानी को जाता है तो आदत नहीं बिगड़ती, मगर किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, महिला के बैंक अकाउंट में जाता है, बेरोजगार युवा के बैंक अकाउंट में जाता है तो आदत बिगड़ जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं। और अभी शुरू किया मैंने काम, अभी छोटा काम किया है। मैं बता रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना ही पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाला हूं। इस बार दिल्ली की सरकार नहीं आई, दिल्ली की सरकार नहीं आई, नहीं तो पता लग जाता आपको क्या है, कैसे सरकार चलाई जाती है। सुन रहे थे आप यहाँ पर राहुल गांधी सीधा सीधा हमला बोलते हुए, और मीडिया पर इस वक्त जब राहुल गांधी को आप सुन रहे थे तो मीडिया पर, कि मीडिया कैसे आवाज को दबाता है, खबरों को दबाता है, और वो उद्योगपतियों के चंगुल में फंस गया है। और राहुल गांधी अगर कोई घोषणा करते हैं तो उन खबरों को भी दबाया जाता है। और चाहे वो धारावी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, ये सारी बातें यहाँ पर उदाहरण स्वरूप राहुल गांधी रखते हुए नजर आ रहे थे। और जब धारावी का जिक्र
जिक्र करते हैं बोकारो में जाके तो आप समझ सकते हैं कि उनकी निगाहें महाराष्ट्र पर भी टिकी हुई हैं, इसलिए उसका जिक्र करते हैं। लेकिन जब वो झारखंड की यात्रा पर थे, उसी वक्त उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में वो महाराष्ट्र के किसानों का जिक्र कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक स्ट्रेटेजिकली बहुत कुछ चेंज हो चुका है। 2-3 दिनों में यह दिखाई दे रहा है, चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे वो किसानों के उत्थान का मामला हो, चाहे वो युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। इन तमाम मामलों में आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज दिखाई देती है। जरा एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, और वो जब महाविकास अघाड़ी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, ये बात कहते हुए एक वीडियो जारी कर रहे हैं। उस वीडियो को जरा देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप हैं झारखंड में और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो इसके पीछे कारण तो है, और कारण यही है कि दोनों राज्य महत्वपूर्ण है। एक साथ दोनों जगह आप उपस्थित नहीं रह सकते, मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन आप अपने वीडियो के जरिए तो मौजूदगी दर्शा ही सकते, दिखा ही सकते हैं, लोगों को, मतदाताओं को लुभा ही सकते हैं। सुनिए जरा। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या 7,000 तक देने का हमारा निर्धार। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर राहुल गांधी कपास के, सोयाबीन के जो लागत जो है और उसको कैसे वहाँ पर एमएसपी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सारी बातें महाराष्ट्र को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि आज जरा राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में हम हैं, महाराष्ट्र की चर्चा भी करेंगे। राहुल गांधी के चौपर को आज 2.5 घंटे तक लगभग रोक कर रखा गया और ये चर्चा का विषय आज रहा। और उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया उसी समय। हेमंत सोरेन के उस ट्वीट को देखिए, बहुत मजेदार ट्वीट कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और सीधे अपनी भाषा में ट्वीट करते हैं। और उस ट्वीट में जो लिख रहे हैं कि भाजपा साजिश कर के नाए रोके पार भी, यानी भाजपा साजिश करके भी रोक नहीं पाएगी, भाजपा साजिश कर के नए रोके पाए भी, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन। यानी साफ साफ हेमंत सोरेन यहाँ राहुल गांधी के करीब नजर आते हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं जब राहुल गांधी के चौपर को वहाँ 2.5 घंटे तक रोका जाता है। तो ये कहानी झारखंड की है, लेकिन इससे बाहर निकले तो झारखंड की एक और कहानी बता दूं। आज दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम अचानक बदल दिया गया, और आपको पता है दोस्तों नाम क्या रखा गया है? शायद पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। भगवान बिरसा चौक, जी हां, बिरसा मुंडा चौक रखा गया है सराय काले खां का नाम। इसके बाद हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड से बिल्कुल अल्टीमेटम देते हुए कि जल्दी से जल्दी फैसला वापस लो, हम किसी भी चौक चौराहे का नाम भगवान बिरसा के नाम पर रखना पसंद नहीं करते हैं। ये एक चुनौती है सीधा सीधा कि फैसला आप नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार जो फैसला आपने लिया है वो भी दिल्ली के सराय काले चौक का नाम और आज रखना कितना वाजिब है, कितना जायज है, ये आप समझ सकते हैं। आज 15 तारीख है, बिरसा मुंडा जयंती है, इसलिए भी ये किया गया है। लेकिन ये राजनीति है, सियासत है। सियासत को और नजदीक से हम जब यहाँ महाराष्ट्र में हैं तो देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब झारखंड में थे तब भी आप तक पहुंचा रहे थे, और जब महाराष्ट्र में है तब भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और महाराष्ट्र में अलग अलग नेताओं से हमारी मुलाकात हो रही है, उनके इंटरव्यूज हम ले रहे हैं जो आप तक हम धीरे धीरे पहुंचाते रहेंगे इसी हमारी यात्रा के दौरान। इसी दौरान कल रात को देर रात लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच नवाब मलिक का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, मैंने और प्रशांत टंडन जी हमारे साथी। और नवाब मलिक से बहुत सारी बातें, एक लंबी बातचीत हुई है, उसको आप इसी कार्यक्रम के बाद देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नवाब मलिक ने जो कहा है उसमें एक बड़ी बात ये कही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो अजित पवार ही तय करेंगे, चाहे इधर रहें या उधर रहें। हम लोगों ने पूछा कि आखिर अजित पवार और आप लोग किधर हैं? आप जानते हैं नवाब मलिक किधर हैं? नवाब मलिक अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार मतलब एनसीपी, अजित पवार गुट जो ओरिजिनल गुट है। और उसके बाद सब इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक की जो उम्मीदवारी है उस उम्मीदवारी पर बीजेपी ने और शिवसेना शिंदे गुट ने मुहर नहीं लगाई।
यानी उनके सामने शिंदे ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब शिंदे ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, बीजेपी ने कह दिया कि मुझको हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, और ऐसे में अब खुलकर अजित पवार सामने आ गए। और अजित पवार ने क्या किया? अजित पवार ने कहा कि हमको ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए और न ही हमको ये जो इनके जो नारे हैं वो चाहिए। यानी नारों में क्या चल रहा है? एक है, सेफ है, बटेंगे कटेंगे, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ये बातें यहां कहते हुए जब सुने जा रहे थे अजित पवार, तो अजित पवार के कुछ मतलब पूरे दल के नेता जो हैं वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां शिवाजी पार्क में बड़ी सी रैली होनी थी, लेकिन वो रैली छोटी हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि एनसीपी का साथ नहीं मिला, एनसीपी के नेता वहां मौजूद नहीं थे, और इंक्लूडिंग नवाब मलिक नहीं थे, और न ही अजित पवार थे। तो ये सारी कहानी, और इन कहानियों के बीच जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू के इस छोटे से पार्ट को देखिए कि क्या कह रहे हैं नवाब मलिक, और साफ साफ कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे आने वाले चुनाव में। इस चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद अजित पवार, ये सुन लीजिए। महायुति आएगी, अगर मान लीजिए संख्या बन जाती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? अजित पवार तय करेंगे। अजित पवार क्या एकनाथ शिंदे को तय करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को, हमारा नंबर इतना नहीं है कि हम क्लेमेंट हो जाएं। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जिन किसी के साथ रही, 2014 के पहले वो छोटे भाई की भूमिका में थी, अब वो बड़े भाई की भूमिका में, फिर भी बड़ा भाई होकर छोटा भाई बैठ गया। तो राजनीति मधुकोड़ा तो एक विधायक मुख्यमंत्री बन गया था। देखते हैं 23 को क्या चीजें बनती हैं। तो अजित पवार क्या महायुति के बाहर के कभी कोई मुख्यमंत्री बनवा देंगे? अभी 23 तारीख आने दीजिए, देखते हैं। बहुत अर्ली है चीजें। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर नवाब मलिक को, जी हाँ, नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कहते हुए, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री अजित पवार बनाएंगे। पूरा इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे नवाब